हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली करंट अफेयर्स ऑफ स्मार्ट आईएएस। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 17 सितंबर 2025 का करंट अफेयर्स, और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 3 टॉपिक्स। फर्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट ऑन अमेंडेड वक्फ एक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का एक ओवरव्यू आया है अमेंडेड वक्फ एक्ट पे। ये पॉलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इस पे आर्टिकल्स भर भर के न्यूज़पेपर में आ रहे हैं, तो इसको हम एनालिसिस करेंगे। सेकंड इट व्हाट इज इनवॉल्यूशन। इनवॉल्यूशन एक ऐसा कीवर्ड है जिसका मतलब आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बहुत लोग इसको पहली बार ही सुन रहे होंगे कि इनवॉल्यूशन क्या होता है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड इज कोर्ट्स नॉट टू मेंटल हेल्थ एज राइट, है ना। कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का नॉट मतलब एक्सेप्टेंस टू मेंटल हेल्थ को एज अ राइट डिक्लेयर करना। जीएस पेपर 2 पॉलिटी गवर्नेंस के लिहाज से ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक, सुप्रीम कोर्ट ऑन अमेंडेड वक्फ एक्ट 2025। तो अमेंडेड वक्फ एक्ट जो था पहले से, वक्फ एक्ट के ऊपर हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं, बट आपको बेसिक्स में बताऊंगा। वक्फ एक्ट पे पार्लियामेंट ने वक्फ एक्ट का अमेंडमेंट किया और इस साल अमेंडमेंट हुए। अमेंडमेंट होने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया गया कि जो अमेंडमेंट हुए हैं वो सही नहीं है, मतलब पार्लियामेंट सही काम नहीं की है, कुछ राइट्स जो हैं इसमें वो वायलेट हो रहे हैं, ऐसी बातें की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट इस वक्फ एक्ट पे डिस्कशन कर रही थी और डिस्कशन के दौरान उसने कुछ ऑब्जर्वेशन किए हैं, कुछ इंटरिम ऑर्डर पास किया है। इंटरिम ऑर्डर मतलब बीच में कुछ ऑर्डर पास किया है, ठीक है, फाइनल ऑर्डर नहीं है ये, जो 15 सितंबर को पास किया है उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला चीज हम लोग ये समझ लेते हैं कि वक्फ क्या होता है। वक्फ इज अ डोनेशन। वक्फ क्या है? डोनेशन है। डोनेशन ऑफ इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी। डोनेशन किस चीज का? चाहे तो मूवेबल प्रॉपर्टीज, आपके पास टेबल चेयर कार कुछ भी हो, या इमूवेबल प्रॉपर्टीज का, मेड बाय अ मुस्लिम फॉर द बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी, जो मुस्लिम लोग मेक करते हैं अपनी कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए, वेयर द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड टू द गॉड। इसका मतलब कि वो जो प्रॉपर्टी है वो अब गॉड की प्रॉपर्टी हो गई, अल्लाह की प्रॉपर्टी हो गई है। एंड द बेनिफिट्स आर यूज फॉर पर्पस, और उसके जो पर्पस है, बेनिफिट है, वो किस तरह से यूज किए जाएंगे? बिल्डिंग मॉस्क बनाने में, रनिंग स्कूल्स और मदरसास, ये भी हो सकते हैं, ग्रेवयार्ड में भी जा सकते हैं, गरीब लोग, ऑर्फेंस लोग, विडोज लोग को सपोर्ट करने के लिए भी जा सकता है, रिलीजियस और चैरिटेबल एक्ट्स के लिए भी जा सकता है। तो ये वक्फ है, और वक्फ से रिलेटेड एक्ट चल रहा था, लॉ बनाई हुई थी गवर्नमेंट, बहुत पहले से लॉ था, उस पर इस साल अमेंडमेंट किया गया है, ठीक है। तो अमेंडमेंट के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। नया लॉ पास होता है इस साल, अमेंडमेंट होता है पार्लियामेंट में। दिस एक्ट जो अमेंड करके आया, दिस एक्ट इंट्रोड्यूस्ड सेवरल सिग्निफिकेंट चेंजेस टू द मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज। ये जो वक्फ डोनेशन वाली प्रॉपर्टीज हैं, जो अल्लाह की प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं, ये प्रॉपर्टीज को कैसे मैनेज किया जाएगा, इसके ऊपर बहुत सारा अमेंडमेंट गवर्नमेंट ने किया है, और इस अमेंडमेंट्स को चैलेंज किया गया है। अब चैलेंज करने वाले में 65 पिटिशनर्स थे, जिसमें से इंपॉर्टेंट पिटिशनर्स के नाम मैं आपको बता दूं। असउद्दीन ओवैसी जो कि एक एमपी हैं, AIMIM के, महुआ में मोइत्रा, ये भी एक एमपी हैं, मनोज झा ये भी एक एमपी हैं, अलग अलग पार्टीज से सारे लोग एमपी हैं, अलग और पार्टीज के भी एमपीज लोग हैं, जिन्होंने इस अमेंडमेंट को क्या किया है, एक तरह से चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ये अमेंडमेंट सही अमेंडमेंट नहीं है, ये राइट्स को वायलेट करते हैं। अब मेन ग्राउंड क्या है? द लॉ एलिजेडली वायलेटेड आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 26 है, जो कि एक फंडामेंटल राइट्स है, वो फंडामेंटल राइट ग्रांट करता है रिलीजियस डिनोमिनेशन द राइट टू मैनेज देयर ओन रिलीजियस अफेयर। कि कोई रिलीजियस डिनोमिनेशन है, रिलीजियस बॉडी है, वो अपने रिलीजियस अफेयर को खुद से मैनेज कर सकती है, मतलब उसके मैनेजमेंट में स्टेट का या गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं चाहिए। व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेट। अब जितने अमेंडमेंट हुए थे, कुछ अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। स्टे मतलब इंटरिम, अभी टेम्पोररी रूप से स्टे, कि ये अमेंडमेंट अभी इंप्लीमेंट नहीं होंगे, और कुछ जो अमेंडमेंट हुए थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि हाँ ये अमेंडमेंट सही है, टेम्पररी रूप से अभी हम उनको अलाउ करते हैं कि वो अमेंडमेंट के हिसाब से काम होना चाहिए। तो पहले हम बात करेंगे किसकी? स्टे की। सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से प्रोविजन को स्टे किया? तो फर्स्ट प्रोविजन, पावर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पावर जो इस एक्ट के सेक्शन 3C में था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। अब यहां से फर्स्ट सेकंड हम देखते जाएंगे जो भी स्टे किया है सुप्रीम कोर्ट ने।
प्रोविजन एम्पावर्ड कलेक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कुड स्टार्ट इंक्वायरीज, कुड मतलब पहले जब अमेंडमेंट गवर्नमेंट ने एक पार्लियामेंट ने कर दिया था, कुड स्टार्ट इंक्वायरीज इनटू वक्फ प्रॉपर्टीज टू चेक इफ दे वेयर एक्चुअली गवर्नमेंट लैंड, कि क्या ये गवर्नमेंट लैंड ही है कि गवर्नमेंट लैंड नहीं है, वक्फ की लैंड है। इसके लिए इंक्वायरी कौन कर सकता था? इसके लिए इंक्वायरी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही कर सकते थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ ए मॉस्क वॉज बिल्ट ऑन ए गवर्नमेंट लैंड बट लिस्टेड एज वक्फ, द कलेक्टर कुड चैलेंज इट। एक गवर्नमेंट लैंड है ऐसा मे बी, और वहां पे अगर मॉस्क वगैरह बना हुआ है, ठीक है, कुछ भी एनीथिंग बना हुआ है, तो वहां पे उसको चैलेंज कौन कर सकता था? उसको चैलेंज सीधे सीधे कलेक्टर साहब कर सकते थे। वहां पे जो भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उनको चैलेंज कर सकते थे। ऑटोमेटिक लॉस ऑफ वक्फ स्टेटेड ड्यूरिंग इंक्वायरी, अगर इंक्वायरी स्टार्ट होती है तो इंक्वायरी के दौरान वक्फ का प्रॉपर्टी जो है ऑटोमेटिकली लॉस हो जाएगा, है ना। द एक्ट सेड अ प्रॉपर्टी वुड स्टॉप बीइंग ट्रीटेड एज वक्फ द मोमेंट द इंक्वायरी बिगिन, इंक्वायरी शुरू होते ही वो प्रॉपर्टी वक्फ नहीं रहेगी। सोचो, दिस वाज स्टेट, इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, बोला कि ये प्रोविजन जो है ठीक नहीं है। द प्रॉपर्टी विल नाउ रिटेन इट्स वक्फ स्टेटस ड्यूरिंग द इंक्वायरी, इंक्वायरी हो रही होगी तभी वो वक्फ स्टेटस की ही प्रॉपर्टी रहेगी जब तक इंक्वायरी फाइनल नहीं हो जाती। ठीक है, सेकंड है पावर, इसी के अंदर बात करते हैं पावर टू अल्टर रिकॉर्ड्स। कलेक्टर कुड चेंज वक्फ एंड रेवेन्यू रिकॉर्ड विदाउट ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर, ट्रिब्यूनल्स मतलब कोर्ट्स ही है, कोर्ट्स के ऑर्डर के बिना ही कलेक्टर क्या करेंगे, वक्फ का जो रेवेन्यू वगैरह है, रिकॉर्ड है, वो चेंज कर सकते हैं। दिस वाज ऑल्सो स्टेट टू मेंटेन जुडिशियल ओवरसाइट, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस पे ये जो कलेक्टर का पावर है उसके ऊपर जुडिशियल ओवरसाइट होना चाहिए, मतलब जुडिशरी उसको व्यू करे, ओवरसाइट रखे, ऊपर से देखे। कोर्ट ने बोला कि एक रेवेन्यू ऑफिसर जो कलेक्टर है विथ प्रॉपर्टी टाइटल डिसीजंस वाज कंसीडर्ड आर्बिट्ररी, रेवेन्यू ऑफिसर को प्रॉपर्टी टाइटल का डिसीजन नहीं लेने दिया जाएगा। ये डिसीजन किसका होगा? वक्फ ट्रिब्यूनल का होगा। वक्फ मैटर्स के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल बोलते हैं, वक्फ ट्रिब्यूनल का ये मैटर होगा। इंटरिम सेफगार्ड, नो वक्फ विल बी डिस्पोजेस्ड बट नो थर्ड पार्टी राइट्स कैन बी क्रिएटेड ऑन डिस्प्यूटेड लैंड, अगर कोई डिस्प्यूटेड लैंड है वहां कोई थर्ड पार्टी क्रिएशन नहीं होगा, सेल लीज ये सारा काम नहीं किया जाएगा। दिस प्रोटेक्ट बोथ द वक्फ क्लेम एंड पब्लिक इंटरेस्ट, अब इससे वक्फ का क्लेम भी प्रोटेक्ट रहता है और पब्लिक इंटरेस्ट भी। पब्लिक इंटरेस्ट कैसे? कि अगर कहीं भी कोई डिस्प्यूटेड लैंड है, डिस्प्यूटेड लैंड पे क्या नहीं होगा? सेल नहीं होगा, लीज नहीं होगा, है ना, ये काम नहीं होगा। लेकिन कोई भी वक्फ अगर पहले से कोई प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर दिया गया है तो वो वक्फ डिस्पोजेस्ड नहीं होगा, मतलब वक्फ वो प्रॉपर्टी वक्फ का ही प्रॉपर्टी रहेगा, तो वक्फ का भी राइट मेंटेन रहेगा और कोई थर्ड पार्टी सेल नहीं होगा तो पब्लिक इंटरेस्ट भी यहाँ पे मेंटेन रहेगा। अब सेकंड की बात करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, स्टे किया है, इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम इन वक्फ बॉडीज। अमेंडमेंट अलाउ नॉन मुस्लिम मेजोरिटी, जो अमेंडमेंट हुआ था उसने अलाउ किया था कि नॉन मुस्लिम का मेजोरिटी हो सकता है किसमें? आपके वक्फ बोर्ड में। द एक्ट अलाउड अ मेजोरिटी ऑफ नॉन मुस्लिम इन द वक्फ बोर्ड एंड द सेंट्रल वक्फ काउंसिल, ये एक्ट ने अलाउ किया था। पिटिशनर क्लेम दैट दिस वायलेटेड द राइट ऑफ रिलीजियस सेल्फ गवर्नेंस, अगर वहां पे वक्फ में अगर नॉन मुस्लिम लोग ज्यादा होंगे, मेजोरिटी में होंगे, तो फिर मुस्लिम लोगों का जो सेल्फ गवर्नेंस का राइट है आर्टिकल 26 के अकॉर्डिंग कि अपना रिलीजियस डिनोमिनेशन को खुद मैनेज कर सकते हैं, वो तो वायलेट हो रहा है। अब कोर्ट ने यहाँ पे क्या बोला? द कोर्ट लिमिटेड नॉन मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन, कोर्ट ने नॉन मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को लिमिटेड कर दिया कि 4 नॉन मुस्लिम हो सकते हैं 22 मेंबर सेंट्रल वक्फ काउंसिल में। सेंट्रल वक्फ काउंसिल अगर 22 मेंबर की है वहां 4 नॉन मुस्लिम हो सकते हैं, और 11 मेंबर की अगर स्टेट वक्फ बोर्ड है वहां मैक्सिमम 3 नॉन मुस्लिम हो सकते हैं। तो यहाँ पे नॉन मुस्लिम का भी रिप्रेजेंटेशन है बट वो कम रहेंगे, वो मेजोरिटी में नहीं आएंगे। ठीक है, वक्फ के बारे में आपको बता ही दिया कि वक्फ है क्या। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है, द प्रैक्टिसिंग इस्लाम फॉर 5 ईयर रूल। थर्ड रूल ये बनाया गया था अमेंडमेंट करके कि 5 साल तक अगर कोई पर्सन 5 साल तक इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहा है, वही पर्सन क्या कर सकता है? वही पर्सन, सिर्फ और सिर्फ वही पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को डोनेट कर सकता है एज अ वक्फ अपनी प्रॉपर्टी डोनेट करके उसको वक्फ डिक्लेयर करवा सकता है। बट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 5 ईयर से कैसे कोई पर्सन ये कर रहा है, इस्लाम प्रैक्टिस कर रहा है, इसको वेरीफाई कैसे किया जाएगा, है ना? क्या अटेंडेंस वो जा रहा है मस्जिद वगैरह में, वहां पे कम्युनिटी में
पार्टिसिपेट कर रहा है, कैसे उसका प्रूफ होगा कि 5 ईयर का काम उसका हुआ है कि नहीं हुआ है? क्योंकि पिटिशनर्स का ऐसा मानना था कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, लोग अपना रिलीजन चेंज करते हैं, रिलीजन चेंज करने के बावजूद बहुत सारे लोग 1-2 साल में भी वक्फ डोनेट कर सकते हैं। तो 5 ईयर वाला जो क्लॉज है उस पर टेम्पोररी स्टे फिलहाल लगाया है किसने? कोर्ट ने। अब बात हम करते हैं व्हाट द कोर्ट डिड नॉट स्टे। बहुत सारे प्रोविजन ऐसे भी थे जिसको कोर्ट ने कोई स्टे नहीं लगाया। फॉर एग्जाम्पल एबोलिशन ऑफ वक्फ बाय यूज। अब ये एबॉलिश कर दिया था गवर्नमेंट ने। पहले क्या था ये? पहले अमेंडमेंट होने के भी पहले, अ प्रॉपर्टी यूज फॉर मुस्लिम रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस ओवर अ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम का कोई डेफिनेशन नहीं था, बट ओवर अ लॉन्ग टाइम कोई भी प्रॉपर्टी अगर मुस्लिम रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज हो रहा है तो उसको वक्फ मान लिया जाएगा, कोई भी बिना फॉर्मल रजिस्ट्रेशन हुए भी। फॉर एग्जाम्पल कोई ओपन लैंड यूज हो रहा है ग्रेवयार्ड जैसा, तो उसको वक्फ डिक्लेयर किया जाएगा। बट अब उसको रिमूव कर दिया है अमेंडमेंट के बाद, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे कोई स्टे नहीं लगाया। सुप्रीम स्टे नहीं लगाने का मतलब क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट भी बोलती है हाँ ये अमेंडमेंट सही है टेम्पोररी रूप से, फिलहाल उसने फाइनल डिसीजन तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है, इंटरिम जजमेंट दिया है। तो इंटरिम जजमेंट में उसने बोला कि हाँ ये अमेंडमेंट सही अमेंडमेंट है, कि अगर ऐसा हटाया जाता है, द गवर्नमेंट आर्ग्यूड दैट दिस वाज बीइंग मिसयूज्ड टू क्लेम गवर्नमेंट लैंड, कि बहुत सालों से कोई लैंड यूज हो रहा है तो उसको एक तरह से गवर्नमेंट लैंड को क्लेम करने के लिए मिसयूज भी हो सकता है। ठीक है, कोर्ट ने इस प्रैक्टिस को हटाया नहीं। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ लिमिटेशन एक्ट। दूसरा, कोर्ट ने और क्या क्या नहीं हटाया? पहले एग्जम्पशन था 1995 वक्फ एक्ट एक्सक्लूडेड द लिमिटेशन एक्ट, सो वक्फ बोर्ड कुड रिक्लेम लैंड एनी टाइम इवन आफ्टर डिकेड्स। इसका मतलब यह था कि कभी भी वक्फ बोर्ड जो थे, वक्फ मैनेज करने वाले बोर्ड, वो लैंड को रिक्लेम कर सकते थे कि ये लैंड तो हमारा, हम यूज करते थे इसको, वक्फ की प्रॉपर्टी जैसा यूज होता था। मान लो कोई आज कोई लैंड है ना, लैंड वो वक्फ की प्रॉपर्टी जैसा यूज हो रहा है, फिर वो कहीं और किसी पर्पज से यूज होने लगा। 40 साल बाद अगर वक्फ बोर्ड को लगेगा कि कभी हिस्ट्री में ये लैंड वक्फ की प्रॉपर्टी के जैसा यूज हुआ है, तो उसको वक्फ बोर्ड क्लेम कर सकते थे, है ना। एग्जाम्पल, इंक्रूचमेंट फ्रॉम 40 years ago कुड स्टिल बी चैलेंज्ड। तो अभी इसको क्या कर दिया गया था? अमेंडमेंट करके रिमूव कर दिया गया था। 2025 लॉ रिमूव्ड द एग्जम्पशन रिक्वायरिंग क्लेम्स टू बी फिल्ड विद इन लीगल टाइम लिमिट्स। जो भी लीगल टाइम लिमिट्स बाकी लॉ के लिए होता है, बाकी उतने ही टाइम लिमिट में वक्त क्या कर सकती है? क्लेम कर सकती है। द कोर्ट अपहेल्ड दिस सेइंग इट इंडियड अ फॉर्म ऑफ लीगल डिस्क्रिमिनेशन। क्योंकि अलग अलग लॉ में टाइमिंग अलग अलग होने से लीगल डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, तो कोर्ट ने बोला ठीक है, इनको जो वक्फ वालों को ज्यादा टाइम का लिमिटेशन था वो अब हट गया। अब फाइनल नोट्स क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? द कोर्ट एम्फसाइज दैट इट्स व्यूज आर प्राइमा फेसाई प्रीलिमिनरी, मतलब अभी वो इसके व्यूज जो है वो इंटरिम है, प्रीलिमिनरी है। दिस मीन्स दैट द स्टेज आर टेम्पररी नॉट फाइनल। अभी फाइनल वर्डिक्ट आना कोर्ट का बचा है। ठीक है, अभी दोनों पार्टीज जो होंगी, गवर्नमेंट की तरफ से भी और जिन पार्टीज ने क्लेम किया है पिटिशनर्स की तरफ से भी, दलीलें दी जाएंगी और फाइनल सुनवाई उस पर सुप्रीम कोर्ट बाद में करेगा। अब ये कौन कौन सा की इंस्टीट्यूशन मेंशन किया गया? वक्फ बोर्ड तो मेंशन होगा ही, जो वक्फ प्रॉपर्टीज को ओवरसी करता है। वक्फ ट्रिब्यूनल भी मेंशन होगा, जो एक वक्फ प्रॉपर्टीज को हैंडल करने के लिए, वक्फ डिस्प्यूट को हैंडल करने के लिए स्पेशलाइज्ड कोर्ट होता है। साथ साथ से सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड को भी इसमें मेंशन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डिसीजन लिए उसमें क्या क्या पॉइंट सपोर्ट में है? पहले तो रिलीजियस ऑटोनॉमी को मेंटेन करने वाला, है ना, कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है अपना रिलीजियस अफेयर खुद ही मेंटेन करेगी, नॉन मुस्लिम जो है वो कम रहेंगे, ठीक है, मुस्लिम ज्यादा रहेंगे, तो ये अच्छी बात है। प्रिवेंट्स आर्बिट्रेरी स्टेट इंटरफेरेंस। प्रॉपर्टी राइट्स में स्टेट का इंटरफेरेंस आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए। स्टेट मतलब यहाँ कलेक्टर साहब का आर्बिट्रेरी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल्स होने चाहिए, एग्जीक्यूटिव्स नहीं होना चाहिए जो कि इसको डिसीजन सुनाए। रिकॉग्नाइज नीड फॉर सेफगार्ड ड्यूरिंग इंक्वायरी, बट साथ साथ सेफगार्ड भी होना चाहिए, बैलेंस भी बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कोर्ट ने सारी चीजें अच्छी बताई। अब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन जो है उसके अगेंस्ट में क्या क्या पॉइंट है? जुडिशियल ओवररीच, जुडिशरी थोड़ा अपने डोमेन से ऊपर जा रही है, ऐसा कुछ कुछ लोग बोल सकते हैं। जुडिशियली अपने डोमेन से बाहर जाने को जुडिशियल ओवररीच बोलते हैं, है ना। जुडिशियल ओवररीच इनटू लेजिस्लेटिव प्रोसेस। ये लॉ बनाना किसका काम है? पार्लियामेंट का। वो लेजिस्लेटिव प्रोसेस, तो उस काम में घुस रही है कौन? जुडिशरी, ऐसा बोला जा सकता है एकेडमिकली। पोटेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस, अब इसमें बहुत टाइम लगेगा, तो बहुत टाइम तक इनएक्शन रहेगा, इनएक्शन, है ना। बहुत टाइम अगर लग जाएगा रिजल्ट आने में, डिसीजन आने में, तो इनएक्शन रहेगा, तब तक एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस बनी रहेगी। ठीक है,
अंडरमाइंस यूनिफॉर्मिटी इन सेकुलर गवर्नेंस बाय रिस्ट्रिक्टिंग नॉन मुस्लिम पार्टिसिपेशन इन वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम का पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्ट करके सम ठीक है, आर्ग्यू इट वायलेट्स प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिविटी इन स्टेट मैनेज स्टैट्यूटरी बॉडीज, क्योंकि ये स्टैट्यूटरी बॉडीज क्या है, स्टेट मैनेज्ड है, गवर्नमेंट मैनेज स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, वक्फ बोर्ड स्टैट्यूटरी बॉडीज है, ठीक है। और सेट अ प्रेसिडेंट ऑफ रिलीजियस एक्सक्लूसिविटी का एक तरह से ये प्रोविजन देते हैं। सेकंड टॉपिक आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज इनवॉल्यूशन। इनवॉल्यूशन हो सकता है आप पहली बार नाम सुन रहे होंगे। टॉपिक देखो, व्हाट इज इनवॉल्यूशन, दैट इज प्लेगिंग चाइनीज ईवी सेक्टर। चाइना के ईवी सेक्टर को इन्वॉल्यूशन प्लेग कर रहा है। प्लेग मतलब उसको खा रहा है, ठीक है, निगल रहा है। कैसे? इन्वॉल्यूशन मतलब क्या? तो अब इसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। पहले इन्वॉल्यूशन मतलब ही हम लोग समझ लेते हैं कि क्या है, ठीक है। इन्वॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? इन्वॉल्यूशन रेफर्स टू इंटेंस इंटरनल कंपटीशन। इन्वॉल्यूशन का मतलब होता है इंटेंस इंटरनल कंपटीशन। इंटरनल कंपटीशन ही इंटेंस हो जाना। वेयर एज कंपनी कट प्राइसेस एग्रेसिवली, जहां कंपनीज प्राइसेस को एग्रेसिवली कट कर देती हैं। फर्म्स लोअर प्राइसेस सो मच दैट दे कैन नॉट इवन कवर प्रोडक्शन कॉस्ट, है ना, इवन अपना प्रोडक्शन कॉस्ट भी नहीं निकलता फर्म्स का, इतना प्राइस कम कर देते हैं। ये क्यों होता है? कंपनीज अटेम्प्ट टू कैप्चर मार्केट। कंपनीज क्या चाहते हैं कि मार्केट को कैप्चर करें, कैप्चर मार्केट शेयर एंड गेट रीड ऑफ सरप्लस गुड। जो भी उनके पास सरप्लस में गुड बना हुआ है, कार वार कुछ भी बना हुआ है, उससे उसको निजात पाए। फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल ईवी ब्रांड्स ऑफरिंग डीप डिस्काउंट। चाइना में बहुत सारे ईवी ब्रांड बहुत डीप डिस्काउंट दे रहे हैं एक दूसरे से कंपीट करने के लिए। इंडिया में ये काम किसने किया था? एक टाइम पे जियो ने किया था 2016 में, जो कि एयरटेल के अलावा बाकी कंपनी सर्वाइव ही नहीं कर पाई। वोडाफोन और आइडिया मर्ज हो गई और बाकी कंपनी बिल्कुल सर्वाइव ही नहीं कर पाई। वैसा ही काम कहां चल रहा है? वैसा ही काम चाइना में चल रहा है। कंपनी एक दूसरे को कट थ्रोट कंपटीशन दे रही है, अपने प्रोडक्शन कॉस्ट से भी कम में कार बेच रही है, ईवी कार बेच रही है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? इनवॉल्यूशन बोल रहे हैं। इसका इफेक्ट क्या होगा? इंस्टेड ऑफ ग्रोथ द इंडस्ट्री फेस स्टैग्नेशन। ग्रोथ की जगह पे इंडस्ट्री क्या फेस कर रही है? स्टैग्नेशन, जॉब लॉसेज एंड फाइनेंशियल स्ट्रेन। तो स्टैग्नेशन आ रहा है, जॉब लॉसेज आ रहा है एंड फाइनेंशियल स्ट्रेन आ रहा है। डिस्पाइट हायर सेल्स वॉल्यूम, प्रॉफिट मार्जिन जो हो रहा है वो कोलैप्स होते जा रहे हैं। इन्वॉल्यूशन टर्म का ओरिजिन कहाँ है? लैटिन रूट्स में है। कम्स फ्रॉम इन्वॉल्यूशन एम मीनिंग टू टर्न इनवर्ड्स। इन्वॉल्यूशन एम का मतलब इनवर्ड्स टर्न हो जाना, है ना। सिंबलाइज इंटरनल ओवरड्राइव विदाउट रियल प्रोग्रेस। रियल प्रोग्रेस नहीं हो रहा है बट इंटरनल ओवरड्राइव हो रहा है। फर्स्ट यूज कब किया गया था इसको? 1611 में किया गया था। एंथ्रोपोलॉजी में बहुत ज्यादा पॉपुलराइज किया गया है। जिनका एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है उनको ये ध्यान से देखना पड़ेगा। क्लिफोर्ड ग्रिटल्स यूज्ड इट इन 1969 टू डिस्क्राइब इंडोनेशियाज राइस फार्मिंग इकोनॉमी। इंडोनेशिया का राइस फार्मिंग इकोनॉमी था। अब ये इन्वॉल्यूशन टर्म आप एसेज में भी बहुत ज्यादा यूज कर सकते हो। इन जावा इंक्रीज्ड लेबर इन फार्मिंग रेज्ड प्रोडक्टिविटी पर एकड़ बट नॉट पर पर्सन लीडिंग टू स्टैग्नेंट इनकम। इंडोनेशिया का जो कैपिटल है, इंडोनेशिया का तो कैपिटल तो नहीं है बट एक आइलैंड जो है जावा, वहां पे इंक्रीज्ड लेबर इन फार्मिंग, इंक्रीज्ड लेबर जो फार्मिंग में बढ़े, है ना, पर एकड़ प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। उससे 1 एकड़ पे ज्यादा प्रोडक्टिविटी होने लगी बट पर पर्सन प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी। स्टैग्नेंट इनकम स्टैग्नेंट ही रह गई। मतलब जितने लोग बढ़े उस हिसाब से प्रोडक्टिविटी बढ़ी। प्रोडक्टिविटी और ज्यादा बढ़ती तो फायदा था बट यहाँ पे कुछ वैसा नहीं हुआ। अब चाइना की ईवी सेक्टर में देखो 120 से 130 ईवी मैन्युफैक्चरर्स हैं। इंडिया में क्या इतनी कंपनियां हैं ईवी सेगमेंट में? बिल्कुल नहीं है। हार्डली 6-7 कंपनियां होंगी जो चाइना में compete कर रही हैं, जिसमें से बड़ी नाम वाली कंपनी है BYD, ठीक है, जिसका नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा, गिली, नियोंग, एक्सपेंड, है ना। चाइनीज कंपनियों के जो व्हीकल्स हैं इंडिया में आपको नहीं दिखते हैं, इस वजह से आप नाम इनका नहीं सकते हो। अब इनका प्रॉब्लम क्या है? ओवर सप्लाई। प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्सीड्स डिमांड। डिमांड से ज्यादा ये लोग प्रोडक्शन करके बैठे हैं। सरप्लस इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक इनके पास बहुत ज्यादा बना हुआ है। प्राइस वॉर इंटेंसिफाई हो गया है। रेस टू बॉटम हो गया। व्हाट इज रेस टू द बॉटम? ये की फ्रेज है, बहुत ज्यादा यूज होता है। प्राइस सबसे कम कौन करेगा? सबसे कम कौन करेगा? सबसे कम। वो बॉटम क्या है? सबसे कम। वहां जाने की रेस है कि सबसे कम मेरा प्राइस है, मेरा प्राइस है। उससे पूरा सेक्टर क्या हो रहा है? इनस्टेबिलिटी में जा रहा है। एफिशिएंसी का लॉस हो रहा है। इंडस्ट्री का कंसोलिडेशन पे थ्रेट है। मेनी स्मॉलर कंपनीज में बी फोर्स टू शट डाउन और मर्ज। बहुत सारी छोटी कंपनी या तो मर्ज हो जाएंगे या तो शट डाउन हो जाएंगी चाइना के अंदर। अब ऐसा क्यों हुआ? पहले तो यूएस ने 100% टैरिफ लगा दिया चाइना के ईवी सेक्टर में, ये एक बहुत बड़ा रीजन था, ठीक है। दूसरा, यूरोपियन यूनियन 10% टैक्स लेती है, इंपोर्ट ड्यूटी। उसके अलावा अलग अलग कंपनीज पे, BYD पे 17, गिली पे 18.8,
SAIC पे 35%, अलग अलग कंपनी पे अलग अलग एक्स्ट्रा टैरिफ्स भी लगा दिया किसने, बेस्ड ऑन की उनका क्या अलग अलग नॉन टैरिफ कार्बन क्राइटेरियाज के ऊपर। अदर कंट्रीज टर्की वगैरह ने भी 40% टैरिफ लगा दिया, ठीक है, चाइनीज व्हीकल में। मेक्सिको ने 50% टैरिफ लगा दिया, है ना। वाई दिस टैरिफ्स? टू ऑफसेट एलिज्ड चाइनीज स्टेट सब्सिडी एंड प्रोटेक्ट लोकल कार। अब ये कंट्रीज ये बोल रही हैं कि चाइनीज गवर्नमेंट इन कंपनियों को सब्सिडी देता है, तो सब्सिडी देता है और सब्सिडी के बाद ये एक्सपोर्ट हो रहा है, तो लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना है अलग अलग कंट्री में। यू के इंडस्ट्री, है ना, टर्की के इंडस्ट्री, इस वजह से चाइनीज कार के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगाया जा रहा है। बैकलैश इफेक्ट विद फ्यूअर एक्सपोर्ट ऑप्शन, चाइनीज ओईएम्स इंटेंसिफाइड डोमेस्टिक कंपटीशन। जब एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है तो डोमेस्टिक कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, इनवॉल्यूशन बहुत ज्यादा वर्सन हो गया। इंडस्ट्री वार्निंग्स एंड रिस्क क्या है? एग्जीक्यूटिव साउंड अलार्म, चाइनीज इंडस्ट्री लीडर्स देमसेल्व्स हैव लेवल्ड द सिचुएशन एज इनवॉल्यूशन। इनवॉल्यूशन को नाम किसने दिया है? चाइनीज इंडस्ट्री लीडर्स ने ही दिया है। सीवियर कंसोलिडेशन हो सकता है, 120-30 कंपनियां आने वाले समय में 10, 15, 20 कंपनियों में सिमट तो ही आपको दिखाई दे सकती हैं। OEMs एक्सपेंडिंग अब्रॉड, कंपनी लाइक BYD आर सेटिंग अप लोकल फैक्ट्रीज। हंगरी में, टर्की में ये लोग लोकल फैक्ट्रीज लगा रहे हैं कि वहां पे फैक्टर लगाने से उनको टैरिफ कम लगेगा, ठीक है। शिफ्टिंग फोकस टू द इमर्जिंग मार्केट, अकॉर्डिंग टू IEA चाइनीज EV अकाउंटेड फॉर 75% ऑफ द ग्रोथ इन EV सेल्स। जो इमर्जिंग इकोनॉमीज में इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेल था उसमें 75% ग्रोथ चाइनीज इकोनॉमी ने ही दिया है। हाउ इज द चाइनीज गवर्नमेंट रिस्पॉन्डिंग? चाइनीज गवर्नमेंट कैसे रिस्पॉन्ड करती है? तो पहले MIIT मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चाइना का, प्रॉमिस टू कर्व इन्वॉल्यूशन इन द EV सेक्टर। EV सेक्टर में इन्वॉल्यूशन को कर्व करेंगे, रोकेंगे, इसके लिए प्रॉमिस किया। जी जिनपिंग्स वॉर ऑन प्राइस वॉर्स, जी जिनपिंग ने क्या बोला? वॉर ऑन प्राइस वॉर्स। पोलित ब्यूरो एंड चाइनीज मीडिया फ्रेम्ड इन्वॉल्यूशन एज अ सीरियस नेशनल इशू। पोलित ब्यूरो ने, चाइनीज मीडिया ने इन्वॉल्यूशन को एक सीरियस नेशनल इशू बताया। न्यू प्राइसिंग लॉ, ड्राफ्ट लॉ एम टू प्रिवेंट बिलो कॉस्ट प्राइसिंग एंड मैनिपुलेशन वाया एल्गोरिदम्स। ड्राफ्ट लॉ ने एम किया प्रिवेंट करना बिलो कॉस्ट प्राइसिंग को एंड मैनिपुलेशन को, किसके वाया? एल्गोरिदम्स के वाया, ठीक है। जीज आर्टिकल इन क्वेशी, जी मतलब जी जिनपिंग का आर्टिकल आया, ठीक है, वहां के न्यूज़पेपर में। कॉल्ड फॉर स्टॉपिंग डिसऑर्डरली प्राइस कंपटीशन, डिसऑर्डरली प्राइस कंपटीशन को स्टॉप किया जाए। सपोर्टेड एन ऑर्डरली एग्जिट फॉर आउटडेटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी, जिस कंपनी का प्रोडक्शन कैपेसिटी आउटडेटेड है वो एग्जिट करे, ठीक है। सिग्नल द शिफ्ट टू टाइटर इंडस्ट्री रेगुलेशन, इंडस्ट्री रेगुलेशन वहां भी क्या होगा? टाइटर। नाउ समरी एंड आउटलुक। इन्वॉल्यूशन प्रॉब्लम, इन्वॉल्यूशन मतलब सेल्फ डिफीटिंग कंपटीशन इज इन्वॉल्यूशन, स्पेशली इन ओवर सैचुरेटेड इंडस्ट्रीज लाइक EVs एंड प्रीवियसली सोलर पैनल। Tariff का impact, tariff from the US, EU, Turkey and Mexico have limited Chinese EV export, worsening the domestic situation. What is China's response? China is now shifting focus toward market stabilization, phasing out weaker players, regulating price behavior. तो चाइना ये सब शिफ्ट हो रहा है। अब आगे का रोड क्या है? Likely to see consolidation हो सकता है, increased overseas production बढ़ सकता है, and more focus on long term sustainability. और ज्यादा फोकस किस पे होगा? लॉन्ग टर्म की सस्टेनेबिलिटी पे होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, लास्ट टॉपिक ऑफ द डे। कोर्ट्स नॉड टू मेंटल हेल्थ हैज राइट। कोर्ट नॉड, नॉड मतलब एक्सेप्टेंस, नॉड मतलब हाँ, ऐसा सर हिलाने को क्या बोलते हैं? नॉड। मेंटल हेल्थ को एज अ राइट, मेंटल हेल्थ को एज अ राइट, राइट मतलब फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये GS पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंदर टॉपिक मान सकते हो आप। जुलाई 2025 में वर्डिक्ट आता है। केस का नाम आप मेंस के लिए जरूर याद रखिए और प्रीलिम्स के लिए भी याद रखिए, ठीक है। सुखदेव साहा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इन्वॉल्व द डेथ ऑफ 17-year-old नीट एस्पिरेंट इन हॉस्टल। नीट एस्पिरेंट इतने ईयर के होते हैं, 15, 16, 17, अलग अलग जगह पे अलग अलग सिटीज में रहते हैं। वहां पे इसका नीट एस्पिरेंट जो है उसका डेथ हो जाता है, सुसाइड कर लेता हो। एंड अ फादर्स डिमांड फॉर अ CBI प्रोब, और उसके फादर ये डिमांड करते हैं कि इसका CBI प्रोब होना चाहिए। इनिशियल रिजेक्शन, द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट डिसमिस द फादर प्ली फॉर अ डीपर इन्वेस्टिगेशन। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट डिसमिस कर देते हैं, है ना, कि डीपर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। और ये जो फादर होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील लेके चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड अ CBI इन्वेस्टिगेशन एंड मेड अ मेजर डिक्लेरेशन लिंकिंग मेंटल हेल्थ टू द फंडामेंटल राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। So now mental health is part of right to life under Article 21.
वाई दिस जजमेंट मैटर्स कॉन्स्टिट्यूशनली, कॉन्स्टिट्यूशनली ये जजमेंट क्यों मैटर करता है? क्योंकि पहला तो आर्टिकल 21 को और एक्सपेंड कर दिया गया। आर्टिकल 21 मतलब राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये धीरे धीरे अलग अलग कोर्ट्स ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये एक्सपेंड होता गया है ना। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो अब इस चीज में बहुत सारी चीजें धीरे धीरे आती गई हैं, ठीक है। राइट टू लाइफ में राइट टू हेल्थ भी आ गया, अब मेंटल हेल्थ भी आ गया, है ना। पर्सनल लिबर्टी में प्राइवेसी भी आ गया, ठीक है। उसके अलावा राइट टू फूड भी आ गया, फूड सिक्योरिटी की बात भी राइट टू लाइफ में आ गई। तो ऐसी बहुत सारी बातें जो हैं वो धीरे धीरे राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन भी आ गया कि लिबर्टी तभी होगी जब एजुकेशन होगा। धीरे धीरे ये आर्टिकल अपने आप को और ज्यादा एक्सटेंड करते गया है। दिस मेक्स मेंटल वेलबींग अ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी। मेंटल वेलबींग अब कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है। अगर मेंटल वेलबींग नहीं होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल 32 के अंदर, ठीक है, अपना मेंटल वेलबींग को रिस्टोर कराने के लिए। अगर आपको स्टेट हैरेस कर रहा है या किसी की वजह से आपको लोगों से या बाकी वजहों से मेंटल हेल्थ आपका नहीं है, अगर आपके पास पैसे नहीं है मेंटल हेल्थ का इलाज कराने के लिए, देन ऑल्सो यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट। गोज बियॉन्ड वन केस, द जजमेंट एड्रेस्ड इंडियाज राइजिंग स्टूडेंट सुसाइड क्राइसिस। इंडिया में स्टूडेंट का सुसाइड बहुत ज्यादा हो रहा है, एज अ सिस्टमिक इशू है। ये एक सिस्टमिक इशू है, ये एक आइसोलेटेड ट्रेजेडी नहीं है कि एक बच्चे ने, एक लड़के ने, एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया, एक टीनेजर ने सुसाइड कर लिया, ऐसा नहीं है। एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है, पूरे सिस्टम का प्रॉब्लम है, पूरे सिस्टम का फेलियर है, ये पूरे सिस्टम का फेलियर है, पूरे सोसाइटी का फेलियर है, पूरे पॉलिटी का फेलियर है, पूरा सिस्टमिक फेलियर है। हमने एग्जाम्स कैसे डिसाइड किए हैं, हमने सोसाइटीज कैसी बनाई हैं जो स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्टेशन रखती है, हमने सक्सेस के क्या क्या पैरामीटर्स बनाए हैं, हमने अपने बच्चों को, अपने यूथ्स को क्या क्या अपॉर्चुनिटीज पर उसके दिया है। तो ये बहुत सारे डीपर क्वेश्चंस हैं जो कि अंडरलाइन करते हैं कि सामने वाले जो भी जनरेशन होगी उसका हेल्थ, उसका मेंटल हेल्थ कैसा रहने वाला है। तो दैट इज अ सिस्टमेटिक इशू, सिस्टमिक इशू जो एथिक्स में आप भर भर के यूज कर सकते हो। द क्राइसिस ऑफ स्टूडेंट सुसाइड इन इंडिया, सिस्टमिक कॉजेज क्या है? द कोर्ट ने भी एक्नॉलेज किया द स्टूडेंट सुसाइड रिजल्ट फ्रॉम स्ट्रक्चरल विक्टिमाइजेशन। स्ट्रक्चरली, ये कीवर्ड देखो कितना अच्छा कीवर्ड है, स्ट्रक्चरल विक्टिमाइजेशन आप हर जगह यूज कर सकते हो, ठीक है। जहां पे वल्नरेबल सेक्शन की बात आती है ना, बच्चों की बात आती है, ट्राइब्स की बात आती है, हर जगह आप स्ट्रक्चरल विक्टिमाइजेशन यूज कर सकते हो। प्रेशर फ्रॉम कोचिंग सेंटर, ठीक है, हम लोग तो आपको बिल्कुल प्रेशर नहीं देते, बट यहाँ पे आईआईटी और नीट की कोचिंग में वाकई प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। दिल्ली में पढ़ रहे स्टूडेंट्स के ऊपर भी यूपीएससी कोचिंग में भी प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। लैक ऑफ मेंटल हेल्थ सपोर्ट, मेंटल हेल्थ सपोर्ट के लिए कोई अवेलेबल नहीं होता, फैकल्टीज अवेलेबल नहीं होते, फैकल्टीज स्टूडेंट टू फैकल्टी रेशियो जो होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, मतलब स्टूडेंट ज्यादा होते हैं और फैकल्टीज बहुत कम होते हैं। तो फैकल्टीज आर बेयरली अवेलेबल टू टॉक, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, चाहे तो एकेडमिक प्रॉब्लम चाहे तो नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम, फैकल्टीज आर हार्डली अवेलेबल इन प्लेसेस लाइक कोटा, प्लेसेस लाइक दिल्ली। कोटा में फिर भी नंबर ऑफ फैकल्टीज धीरे धीरे बढ़े, है ना, इंसिडेंट्स होने के बाद में, बट दिल्ली में तो ऐसी चीजें नहीं है। इनडिफरेंट इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन को फर्क नहीं पड़ता, इसको क्या बोलोगे? इनडिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। नॉट जस्ट पर्सनल फेलियर, ये एक पर्सनल फेलियर नहीं है। द एनवायरमेंट क्रिएटेड बाई स्कूल्स, स्कूल से ही ये एनवायरमेंट क्रिएट होता है, कॉलेजेस में भी होता है। एंड गवर्नमेंट ऑफन पुशेज स्टूडेंट टू द ब्रिंक, और गवर्नमेंट भी ब्रिंक मतलब किनारे तक स्टूडेंट को पुश कर रही होती है। इंस्टीट्यूशंस भी परपेट्रेटर हैं, इंस्टीट्यूशन भी दोषी हैं। द जजमेंट फ्रेम्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एज डी फैक्टो परपेट्रेटर्स वही हैं, जस्ट बाई स्टैंडर्ड नहीं है। बाई स्टैंडर्ड मतलब रास्ते में खड़े होकर देखने वाले नहीं है इंस्टीट्यूशंस, है ना, कि एक्सीडेंट हो रहा है हम तो बस देख रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, आप परपेट्रेटर्स हैं। विक्टिमोलॉजी को एक्सपेंड किया गया है। विक्टिमोलॉजी क्या है? मूव्स बियॉन्ड विक्टिम परपेट्रेटर डायनेमिक्स टू इंक्लूड स्टेट एंड इंस्टीट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर किया है, इंस्टीट्यूशंस का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर किया है। एजुकेशन सिस्टम एज अ सोर्स ऑफ हार्म, एजुकेशन सिस्टम सोर्स ऑफ हार्म कैसे हो सकता है? हाउ एजुकेशन सिस्टम कैन बी अ सोर्स ऑफ हार्म? This is one larger question we should ask from ourselves. The system was criticized for treating students poorly and ignoring mental health needs. Social pressure, broader social values like linking self-worth to academic ranking. इतना परसेंट नहीं आया तो तुम्हारी क्या वैल्यू है, क्या औकात है, क्या हैसियत है, ये सारी चीजें जो हैं क्राइसिस को और ज्यादा वर्सन करती हैं। लीगल सिग्निफिकेंस,
Bridging up policy gap. Mental Health Care Act 2017 already gave citizen a statutory right to mental health care, but implementation has been weak and inconsistent. Mental Health Care Act 2017 ने स्टैट्यूटरी राइट टू मेंटल हेल्थ केयर दिया, बच्चों को दिया गया है। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट ने स्टैट्यूटरी राइट दिया, मतलब जो एक्ट होता है वो कौन बनाता है, या तो पार्लियामेंट या तो स्टेट लेजिस्लेचर। तो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया और स्टैट्यूटरी राइट मिल गया, बट इंप्लीमेंटेशन इसका बहुत वीक था और इनकंसिस्टेंट था। कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग से क्या होगा, ये एक फंडामेंटल राइट का स्टेटस इसको मिल गया है। पावर सिटीजन पीपल कैन नाउ डिमांड मेंटल हेल्थ सेफगार्ड एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। मेंटल हेल्थ सेफगार्ड को एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी डिमांड कर सकते हैं। द साहा गाइडलाइंस इंटरिम जुडिशियल ऑर्डर क्या आया, गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया, स्कूल्स कॉलेजेस हॉस्टल्स एंड कोचिंग सेंटर मीन्स अस ऑल्सो मस्ट क्रिएट मेंटल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम। तो आपको जब भी यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ इश्यूज, ठीक है, आप लोग आइए, यू आर मोस्ट वेलकम टू टॉक टू मी और एनी फैकल्टीज, जो भी आपको पसंद है आप उनसे बात करिए, कॉल पे बात करिए, वीडियो कॉल पे बात करिए, जूम पे बात करिए, गूगल मीट पे बात करिए, पर्सन टू पर्सन बात करिए, ठीक है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट। स्टेट एंड यूटी मस्ट इंप्लीमेंट रूल्स विद इन 2 मंथ्स। स्टेट और यूटी को 2 मंथ्स के अंदर अपने रूल्स को इंप्लीमेंट करना होगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी बनेगी टू बी फॉर्म्ड बाय इन्फोर्समेंट के लिए लेजिस्लेटिव फोर्स अंटिल पार्लियामेंट पासेस अ फॉर्मल लॉ, दीज गाइडलाइंस एक्ट एज अ लॉ। जब तक पार्लियामेंट फॉर्मल लॉ पास नहीं करती, ये गाइडलाइंस लॉ की तरह काम करेंगे। क्रिमिनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव स्ट्रक्चरल वायलेंस थ्योरी बाय जोहान गाल्टुंग। स्ट्रक्चरल वायलेंस इज व्हेन इंस्टीट्यूशंस कॉज हार्म बाय डिनाइंग पीपल बेसिक नीड। अब क्रिमिनोलॉजी पर्सपेक्टिव इसके बारे में बात करते हैं कि स्ट्रक्चरल वायलेंस कैसे है। तो जोहान गाल्टुंग नाम के एक पर्सन ने थ्योरी दिया था, स्ट्रक्चरल वायलेंस तब होता है व्हेन इंस्टीट्यूशनल कॉज हार्म बाय डिनाइंग पीपल बेसिक नीड। जब लोगों को बेसिक नीड ही नहीं मिले तो इंस्टीट्यूशंस हार्म क्रिएट करती हैं। फॉर एग्जांपल मेंटल हेल्थ है जो बेसिक नीड, अगर उसको डिनाई किया जाएगा, दैट इज सिस्टमेटिक स्ट्रक्चरल वायलेंस। reframing student suicide from individual tragedy to public injustice and institutional failure. The students as hidden victims, the ruling given them voice and visibility, often denied by stigma and silence. Stigma and silence के बारे में वो जो because से वो डिनाई हो जाता है। आर्टिकल 21 एंड साइकोलॉजिकल इंटीग्रिटी भी यहाँ पे आ रही है, नया डायमेंशन ऐड कर दिया गया, ठीक है। लिविंग विद डिग्निटी, साइकोलॉजिकल वेलबींग को भी एक तरह से आर्टिकल 21 में डाल दिया गया, ठीक है। रीस्टोरेटिव पोटेंशियल प्रोमोट्स काउंसलिंग, अब ये काउंसलिंग को प्रमोट किया जाएगा। रिफॉर्म इनकरेजेस अकाउंटेबिलिटी बियॉन्ड पनिशमेंट के बियॉन्ड अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर किया जाएगा। ऐसा नहीं अगर आपने मेंटल हेल्थ नहीं इंश्योर किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, पनिशमेंट तो मिलेगा, बट अकाउंटेबिलिटी भी है कि मेंटल हेल्थ जैसे कंडीशन को, सुसाइड जैसे कंडीशन को आपको प्रिवेंट भी करना है। स्टेट को, गवर्नमेंट को, कॉलेजेस को, स्कूल्स को, इंस्टीट्यूशंस को, कोचिंग सेंटर्स को। रिस्पॉन्स फ्रॉम मेंटल हेल्थ कम्युनिटी, मेंटल हेल्थ कम्युनिटी ने क्या बोला है, पॉजिटिव बोला है कि ये बहुत रेवोल्यूशनरी डिसीजन लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, लॉन्ग ओवरड्यू, बहुत दिन से ओवरड्यू था। बट कंसर्न्स क्या है, अभी भी कल्चरल स्टिग्मा तो रहेगा, है ना, स्ट्रेस को लेके, डिजीजेस को लेके, साइकोलॉजिकल प्रेशर को लेके, एंड इंस्टीट्यूशनल रेजिस्टेंस में हिंडर इंप्लीमेंटेशन। इंस्टीट्यूट का जो रेजिस्टेंस है वो इंप्लीमेंटेशन को हिंडर करेगा। रिक्वायर्स रियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स एंड पॉलिटिकल विल। ब्रॉडर इम्पैक्ट एंड सोसाइटल चैलेंज, इंटरसेक्शन ऑफ लॉ, क्रिमिनोलॉजी एंड एजुकेशन। यहाँ पे लॉ, क्रिमिनोलॉजी एंड एजुकेशन का इंटरसेक्शन हो रहा है। द केस सिट्स एट द क्रॉस रोड ऑफ मल्टीपल डिसिप्लिन। स्टूडेंट को यहाँ पे राइट होल्डर बोला गया है। मेंटल वेलबींग बहुत जरूरी है, मेंटल वेलबींग वैसे सबके लिए बात हो रही है बट स्टूडेंट के लिए ज्यादा। कॉल्स फॉर सोसाइटल इंट्रोस्पेक्शन, सोसाइटी को भी इंट्रोस्पेक्ट करना है। आर वी प्रायोरिटाइजिंग एकेडमिक सक्सेस ओवर इमोशनल वेलबींग, क्या ज्यादा जरूरी है, ग्रेड्स ज्यादा जरूरी है ना, सक्सेस डॉक्टर इंजीनियर बनना ज्यादा जरूरी है, या इमोशनल वेलबींग ज्यादा जरूरी है। हाउ डू वी रीडिजाइन एजुकेशन टू बी ह्यूमेन एंड इंक्लूसिव, हम एजुकेशन को वापस कैसे रीडिजाइन करें कि एजुकेशन ह्यूमेन हो और इंक्लूसिव हो। नाउ व्हाट इज द कंक्लूजन, अ कॉन्स्टिट्यूशनल माइलस्टोन तो है ना, राइट अगर इंक्लूड हो गया दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल माइलस्टोन। एम्पलीफाइड साइलेंट वॉइसेस, जो साइलेंट वॉइसेस हैं वो अब बाहर निकलेंगी। एक जनरेशन को एम्पावरमेंट मिल रहा है, स्टूडेंट कम्युनिटी को एम्पावरमेंट मिल रहा है, खासकर बहुत ज्यादा जो सफर करते हैं अपने टीन एज में, अपने टेंडर एज में, वैसे एज में जब वो आधा नॉलेज उनके पास होता है, आधा नॉलेज उनके पास नहीं होता है, वो अपने एक सीनियर से पूछते हैं, उनके पास भी कोई नॉलेज नहीं होता है, तो ऐसे में बहुत परेशान रहता है।
फ्यूचर डिपेंडेंस ऑन इम्प्लीमेंटेशन, विल इट लीड टू लास्टिंग चेंज और फेड एज अनदर सिंबॉलिक रूलिंग। ये फ्यूचर डिपेंड करेगा इम्प्लीमेंटेशन पे, इस पूरे लॉ का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होने वाला है। लास्ट दिन हमने क्वेश्चन दिया था बैम्बू बेस्ड इथेनॉल प्लांट इन आसाम के ऊपर, एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, ये रहा आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का, पॉइंट वाइज यू विल गेट द आंसर। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन प्लास्टिक पोल्यूशन के ऊपर था, प्लास्टिक पोल्यूशन के ऊपर, एंड प्लास्टिक पोल्यूशन के ऊपर दिस इज योर आंसर। ठीक है, आज कोई क्वेश्चन मैं आपको नहीं दे रहा हूं, बाकी मिलेंगे अगले दिन डीसीए में। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।